हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की हमारी कहानी ये बयां करने जा रही है कि आखिर कैसे एक जंग ने लाखों मासूम बच्चों को अनाथ बना दिया। उनके घरों की वो चार दीवारियां जिसमें उन्होंने अपना बचपन बिताया, उसे बम के झटकों ने राख कर दिया। और बस तकलीफ हुई तो गरीब लोगों को। समय है अमेरिका और इराक की जंग। दोनों ही देश कोई कसर नहीं छोड़ रहे, ये दिखाने में कि कौन कितना जालिम है। इसी बीच हम एक लड़की को देखते हैं जो एक पहाड़ की चोटी पर खड़ी है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो वहाँ की खूबसूरती को देख रही होगी। उसे जिस तरह से कदम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये उसका अंत है। लेकिन ये नौबत आई कैसे कि एक 14 साल की लड़की को ये कदम उठाने पड़े। इसके लिए चलते हैं कुछ दिनों पहले। जितने भी लोग इराक में रह रहे थे, उनमें से जो कुछ भी बच गए, वो यहाँ बॉर्डर से सटे टर्की की जमीन पर रह रहे हैं। उन्हें यह भरोसा है कि वो लोग उन्हें बचा लेंगे, पर ऐसा क्या मुमकिन है ये तो हमें नहीं पता। लेकिन आज यहाँ लाखों की संख्या में टेंट लगे हुए हैं, जिसमें से हम एक लड़की को देखते हैं जो वहाँ के एंटीना पर चढ़ा हुआ है, क्योंकि यही उसका सहारा है बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है जानने के लिए। दरअसल उस लड़के को सभी वहाँ पर सैटेलाइट बुलाते हैं, क्योंकि वो इस काम में माहिर है। इस दौरान वहाँ एक लड़की आती है जिसकी पीठ पर एक बच्चा टंगा हुआ है। उसने सैटेलाइट से बोला कि क्या तुम्हारे पास रस्सी है, जिससे कि सैटेलाइट पीछे मुड़ा। उसे वो लड़की पहली नज़र में पसंद आ गई। बहुत ही चंचल मन का लड़का है वो, और इसीलिए सबसे उसकी अच्छी बनती है। तभी वहाँ उसका दोस्त आकर उसे बताता है कि ये लड़की हबाचुल्ला गांव से है। इसके माँ बाप मारे गए जंग में, और एक बड़ा भाई है जिसके दोनों हाथ माइंस पर पड़ने की वजह से कट गए। तब सैटेलाइट को उस लड़की पर दया आती है। हालांकि वो खुद एक अनाथ है, लेकिन वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आकर मांग लेना, मैं तुम्हें दे दूंगा। और हाँ, ये सब तुम्हारा परिवार है। ये बोलकर वो गांव की मुखिया के साथ शहर चला जाता है, जहाँ से उन्हें नया एंटीना खरीद कर लाना है, क्योंकि पुराना वाला खराब हो गया। इसीलिए बड़ी ही मुश्किलों से नाप तोल कर वो लोग 15 खराब रेडियो और 15 टर्की पैसों में वो आखिरकार खरीद लेते हैं। लेकिन इन पैसों में उनका 2 महीने का राशन आ जाता। पर क्या करें, उन्हें भूख से ज़्यादा ये सुनना ज़रूरी है कि कहीं उन पर कोई बम तो नहीं गिरा रहा, क्योंकि ये होना अब आम हो गया है। उधर हम एक लड़के को देखते हैं जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी वहाँ पर बिछी हुई माइंस को अपने मुंह से निकाल रहा है। ये काम आपको देखने में जानलेवा लग रहा होगा, पर ये इनका रोज़ का काम है। ऐसे ही हर रोज़ अमेरिकन द्वारा बिछाए गए ये सैकड़ों माइन को निकालते हैं और उन्हें बाज़ारों में बेच दिया करते हैं, जिससे कि इनके घर की रोज़ी रोटी चलती है। और ये हालत इनकी जंग ने कर दी है। इस बीच वहाँ पर बस्सी नाम का लड़का आकर सैटेलाइट से बोलता है कि ये बिना हाथ वाला लड़का हमारे इलाके में क्या कर रहा है। तो सैटेलाइट उसे आवाज़ देकर वहाँ से जाने लगता है। उसने उसे कुछ नहीं कहा। इसी बीच हम वहाँ पर पेड़ से बंधे एक छोटे से बच्चे को देखते हैं। ये वही था जो उस दिन एग्रीन की पीठ पर लटका हुआ था, इसीलिए वो रस्सी मांगने आई थी। वही सैटेलाइट अभी भी बार बार उस बिना हाथ वाले लड़के को बातें सुनाए जा रहा है, जिस चक्कर में वो आखिर में फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे धक्का दे देता है, जिससे कि उसकी नाक पर चोट आ जाती है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और एग्रीन जो कि उसकी बहन है, वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि उस रेफ्यूजी कैंप में कुछ नए एंटीना आ गए, जो कि पिछले वाले से काफ़ी बड़ा है। अब पूरा कैंप इकट्ठा हो गया ये देखने के लिए कि आखिर ये क्या चीज़ है। पर सैटेलाइट ने सभी से कहा कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा मत करिए, वरना आर्मी वाले आकर हमें मारेंगे। अब सबको उसे बाहर के हालातों के बारे में जो कुछ भी जानने को मिलेगा, वो शाम में मस्जिद के माइक से ऐलान करके सबको बता देगा। ये सुनकर सभी भीड़ तितर बितर हो गई, जिसमें एग्रीन भी थी। उसे जाते हुए देख सैटेलाइट हल्का सा मुस्कुराता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैंप के सारे मुखिया साथ में बैठकर टीवी देखते हैं, पर उन्हें अंग्रेजी समझ नहीं आती। इसीलिए वो सैटेलाइट को बुलाते हैं ताकि वो उन्हें उसका मतलब समझा सके। इसी बीच टीवी पर सद्दाम हुसैन की फोटो आती है, जो कि अमेरिका से लड़ने की बात कर रहा है। और उधर हम अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी देख पाते हैं, जिनका कहना था कि अब ये जंग नहीं रुकने वाली है, क्योंकि सद्दाम ने लोगों से उनका हक छीना है। ये प्रेसिडेंट था बुश। जंग 2 लोगों की ईगोस के बीच में होती है, और भुगतते न जाने कितने मासूम लोग हैं। खैर, इसके बाद रात हो जाती है और सभी सोने के लिए चले जाते। यहाँ बच्चों से भरे हुए कमरों में हम तीनों भाई बहन को सोते हुए देखते हैं। लेकिन आधी रात को जब फराज की आंख खुलती है, तो उसने देखा कि रेगा वहाँ पर नहीं है, जो कि उसका छोटा भाई है। वो तुरंत एग्रीन को उठाता है और उसके बारे में पूछता है, लेकिन उसे भी इस बारे में कुछ पता नहीं है। उधर हम रेगा को देखते हैं, जो बॉर्डर पर लगी कटीलों तारों को पकड़कर खूब रो रहा है। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है, जो तार के उस पार कहीं लाश बनकर पड़ी होगी। क्या नसीब है इस छोटे बच्चे का, एक बार उसे अपनी माँ का आखिरी दीदार भी नहीं हो सकता।
रेगा को वहां खड़ा हुआ देखकर उसे फौरन वो अंदर की ओर खींच लेती है, क्योंकि वहां खड़े सैनिक उन्हें ही देख रहे थे। उन्हें तो शूट एंड साइड का ऑर्डर मिला हुआ है। तभी वहां पर फराज और एग्रिन भी आ जाते हैं, जो अपने भाई को गोद में उठाकर ले जाते हैं। सैटेलाइट फिर से एग्रिन की आंखों में खोसा गया है, बस उसे ही देखता रह गया है। कुछ दिन बाद हम सभी बच्चों को टैंक्स के ऊपर बैठा हुआ देखते हैं, पर घबराइए मत, वो सब खराब हो चुके हैं। दरअसल इन्हें एक ट्रक का इंतजार है जिसके अंदर मिसाइल के शेल हैं, जिन्हें एक साथ इकट्ठा करके रखने के लिए उन सभी को 6 दिरहम दिए जाएंगे। तभी अचानक वो ट्रक आ जाती है और सब बच्चे दौड़ पड़ते हैं। उस भीड़ में हम एग्रिन को खड़ा पाते हैं। उसकी उम्र भले ही बहुत कम है, लेकिन उसने इतनी ही उम्र में इतना सब कुछ देख लिया है कि आज उसे खुद के हालातों पर तरस भी नहीं आ रहा है। वो वहाँ खड़ी यही सोच रही है कि इनमें से कोई एक मिसाइल होगी जिससे उसके माँ बाप को मार डाला, और आज उन्हें उसी को सजा कर रखने को कहा जा रहा है। ये सोचकर वो ऊपर की ओर देखती है और बस रोने लगती है। क्या सच में अत्याचार गरीबों के ही नसीब में लिखा है? क्या यही उसकी परिभाषा है? तभी उसे रेगा की रोने की आवाज़ आती है, जो उस शेल के भंडार में कहीं खो गया था। लेकिन एग्रिन उसे सुनकर भी अनसुना कर देती है। शायद वो थक चुकी है। उसे संभालते संभालते, या फिर वो बच्चा उसे किसी की याद दिलाता है। ज़रूर कोई तो बात है। तभी एग्रिन उसको लेकर इतना गुमशुदा सी रहती है। अगले दिन वहाँ सभी बच्चों को हम एक साथ कतार में खड़ा हुआ देखते हैं। उनके सामने सैटेलाइट खड़ा उन्हें बता रहा है कि कुछ बच्चों को खेत में जाना है और कुछ को माइन निकालने के लिए। तभी कैंप में एग्रिन बाहर आती है पानी लेने के लिए, तो वो अपनी साइकिल लेकर उसके पीछे भागता है और उस भीड़ में से उसके लिए 2 बाल्टी पानी जैसे तैसे गिरते पड़ते लेकर बाहर आता है। सैटेलाइट उसे बात करने की कोशिश करता है, उससे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन एग्रिन को कोई दिलचस्पी नहीं है। उल्टा वो तो उससे कहती है कि जाकर पास वाले तालाब में मछली पकड़ कर लाओ। वो बिना कुछ सोचे समझे कपड़े उतारता है और पानी में कूद जाता है। इतने में एग्रिन वहां से भाग जाती है। अब शाम होने पर हम देखते हैं कि आज रेगा एग्रिन के साइड में नहीं बल्कि फराज के साइड में सोया हुआ है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि ये बच्चा एग्रिन को कतई पसंद नहीं है और इसीलिए वो नहीं चाहती कि किसी भी हाल में उसके साथ रहे। आखिर क्या वजह है? तभी एग्रिन ने अपने भाई से पूछ लिया कि भाई हम कब यहाँ से बाहर निकलेंगे, या फिर यही माँ दादा की तरह हम मारे जाएंगे। तो उसका भाई कहता है कि ऊपर वाले पर यकीन रखो, उसके सबसे करीब बेबस और लाचार लोग ही रहते हैं। वो जरूर हमें इस परेशानी से बाहर निकालेगा। इसी बीच उसके दांतों में दर्द होने लगता है, तो फराज तुरंत ही पास रखे केरोसिन तेल से उसके मुंह में डाल देता और कहता है कि ऐसे ही दबा कर सो जाओ। पर बहुत देर हो जाती है और एग्रिन को नींद ही नहीं आती। न जाने आज कौन सी बेचैनी है उसे जो खाए जा रही है। जब ये चीज बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो वो उसी केरोसिन के डब्बे को लेकर बाहर आती है और खुद पर छिड़कना शुरू कर देती है। आज शायद उसने ठान लिया कि अब वो इस तरह से हर रोज घुट घुट कर नहीं जिएगी। पर तभी दूर उसे ऐसा लगा कि मानो रेगा आकर उसे ही देख रहा हो, उसकी ओर पुकार रहा हो और उससे कह रहा हो कि ऐसा मत करो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। ये सोचकर एग्रिन रुक गई। उसके दिल में भी उस बच्चे के लिए प्रेम है, पर वो उसे किस तरह से जाहिर करे ये समझ नहीं पा रही है। उसने अपने फैसले को बदल लिया और वापस कैंप में आकर रेगा को गले से लगाकर सो गई। सीन कट होता और हम एक शाम को देखते हैं। रेगा की नाक से खून आ रहा है। सभी बहुत ज्यादा परेशान है। किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या किया जाए, इसीलिए फराज उसे फौरन लेकर डॉक्टर के पास जाता है। बीच में उन्हें सैटेलाइट भी मिल गया था, जो उन्हें अकेले जाते देखकर अपनी साइकिल पर बैठा लेता है और तेजी से ले गया। अब दूर एग्रिन भी खड़ी है, पर वो करीब नहीं आती बल्कि अपना रास्ता मोड़ लेती है और जाकर एक खड़ी चट्टान पर खड़ी हो जाती है और सोचने लगती है क्या उसे एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। पर आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों वो इतनी उदास रहती है? क्यों हर समय उसके अंदर ये कठोर भावना है जो जानने के लिए हम अतीत में चलते हैं, जहां हमें दिखाया जाता है कि एक रात कुछ अमेरिकन सैनिकों ने इनके गांव पर हमला किया, जिसमें उन्होंने उनके सामानों को तो लूटा ही बल्कि साथ में 13 साल की एग्रिन को भी नोच डाला। उसके साथ बुरे काम किए। दोनों भाई कुछ कर नहीं सके, लेकिन फिर भी एक दिन जब उनके माँ बाप की मौत हो गई तो ये दोनों ही उस कैंप में उस सोल्जर के बच्चे को उठा लाए जिसका नाम है रेगा। जी हाँ दोस्तों, यही सच्चाई है उस बच्चे की, जिसके चलते ही वो कभी भी उसको अपना नहीं पाई। अब वापस आते टाइम सैटेलाइट तेजी से साइकिल को चलाता है और फौरन मस्जिद की माइक में ऐलान करता है कि उसने अमेरिकन सैनिकों को यहाँ आते हुए देखा है, जंग होने वाली है, इसीलिए सभी लोग ऊंची चोटी की ओर भागो। उसका यह ऐलान सुनकर सभी अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की ओर भागने लगते, पर एग्रिन, फराज और रेगा वहीं बैठे रहते। वजह पूछने पर वो कुछ नहीं कहते। इस बीच हम देखते हैं कि रेगा के नन्हे हाथों में 2 छोटे कछुए भी हैं, जिनके साथ वो खेल रहा है।
कि तभी वहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर आते हैं जो कि पहाड़ी की ओर जा रहे थे। ऊपर से वो कुछ पेपर फेंकने लगते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि सद्दाम हुसैन ने उन लोगों को जंग में लड़ने के लिए आमंत्रित किया है ताकि वो अपने देश को बचा सके। सभी बच्चों को ये सही लगता है क्योंकि वो इसी माहौल में पैदा हुए, पले बड़े हैं। उन्हें लगता है कि ये जो कुछ भी है वो अब करने जा रहे हैं वो सही है। लेकिन किसी भी परेशानी का समाधान जंग तो नहीं होता, उसमें सिर्फ मौतें होती है। खैर, अब सैटेलाइट सभी बच्चों को लेकर बाजार गया है, एंटीना नहीं बल्कि हथियार खरीदने के लिए, ताकि वो अपने गांव की रक्षा कर सके। पर वो बहुत महंगे हैं और इतने उनके पास पैसे नहीं, इसीलिए जिन माइंस को वो बेचकर खुद के खाने के सामानों को खरीदता है, आज उन्हें ही बेचकर वो हथियार खरीद लेता है, क्योंकि उनके लिए खाने से ज्यादा जरूरी जंग हो गई है। इसके बाद हम तीनों को खाना खाते हुए देखते हैं। आज फिर एग्रिन पूछती है कि आखिर वो कब तक वापस जाएंगे, तो फराज बोला कि बस कुछ दिन और, फिर ये जंग खत्म हो जाएगी तो हम तीनों ही यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन तभी एग्रिन बोली कि अब हम इसे और लेकर कहीं नहीं जाने वाले, इसे यहीं पर छोड़ देना चाहिए। दरअसल वो चाह कर भी उस छोटे से बच्चे को अपना नहीं पा रही है। जब भी वो उसकी आंखों में देखती है तो उसकी आंखों के सामने वही मंजर बार बार आने लगता। अब उसी रात जब सब मदहोश होकर सो रहे थे तो एग्रिन रेगा को अपनी पीठ पर कोहरे को चीरते हुए आगे की ओर बढ़ रही थी। फिर जाकर चट्टान पर रुकती है। वहां उसने उसके पैर में एक रस्सी से बांध दिया और उसी रस्सी को पेड़ से, जिससे उसने प्यार भी किया, रेगा भी उसे प्यार करता है, जो चीज हमें साफ देखने को मिलती, और फिर वो उसे छोड़कर वहां से वापस आ गई। रेगा बार बार उसे मम्मी मम्मी कहकर पुकार रहा है। उस नादान को क्या पता कि वो हमेशा से उसी के पास रहा है। वहीं सुबह हम सभी बच्चों को देख जिन्हें सैटेलाइट जंग में कैसे खुद को बचाना है ये सिखा रहा है। तभी वहां पर कैंप के टीचर आकर पूछते हैं, तुम लोग पढ़ने क्यों नहीं आए? तो सैटेलाइट जवाब में कहता है कि अभी पढ़ाई से ज्यादा जरूरी जंग है। दरअसल ये उसके शब्द नहीं बल्कि यहाँ के हालात बता रहे हैं। उसे 14 साल के लड़के को ये बोलना पड़ रहा है। इस दौरान वहाँ एक लड़का आकर बताता है कि रेगा माइन के बीच में मैदानों में खड़ा है। ये सुनकर सभी बच्चे उसकी ओर जाते हैं और देखते हैं कि वो सच में वहीं पर है और इसीलिए उसे वहीं खड़े रहने को कहते हैं। लेकिन अगर वो इतना समझदार होता तो वहां तक कभी पहुंचता ही नहीं। इसीलिए सैटेलाइट धीरे धीरे करके उसकी ओर जाता है। लेकिन वो बच्चा उसे देखकर और उत्साहित हो जाता है और उसने गलती से एक माइन पर हाथ रख दिया, जिसके कारण वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। हर तरफ धुआं धुआं था। जब धुआं चढ़ता है तो हमें पता चलता है कि रेगा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सैटेलाइट का एक पैर में गहरी चोट आई है। और बस्सी जो कि उसका दोस्त है वो आकर उसे बताता है कि सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया, शायद अब जंग खत्म हो जाएगी। तो उसने कहा कि जाकर माइक में ऐलान कर दो। उस ऐलान के कुछ ही घंटों बाद सभी लोग वो रेफ्यूजी कैंप को छोड़कर अपने अपने गांव लौट जाते हैं, क्योंकि अब शायद वो मारे नहीं जाएंगे, लेकिन इसकी भी क्या गारंटी है। खैर, रात होने पर जब एग्रिन वापस अपने कैंप पर लौटती है तो उसने देखा कि वहां पर रेगा सोया हुआ है। उसे रहा नहीं गया और उसे फिर से वो वहां से धीरे से उठा ले गई और इस बारी उसने वो रस्सी एक पत्थर से बांधी और उसको नदी में फेंक दिया, जिसके साथ रेगा भी नदी में गिर गया। उसके जेब से वो दोनों कछुओं के बच्चे तो ऊपर आ गए, लेकिन वो नहीं आया, जिसके चलते किसी और की गलती की सजा उसने भुगती। सुबह होने पर फराज पागलों की तरह दोनों को ढूंढता है। पूरा रेफ्यूजी कैंप अब खाली हो चुका है, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है जो उसकी मदद कर दे। जब वो नदी के पास पहुंचा तो उसे वहां पर सैटेलाइट बैठा हुआ दिखा जो रो रहा था, जिसको देखकर वो समझ गया और नदी में छलांग लगा ली, जिसके तले पर उसको रेगा दिखा जिसके दोनों पैरों में रस्सी बंधी हुई है। इसका मतलब क्या था वो समझ चुका है, इसीलिए वो अपनी बहन को ढूंढना शुरू करता है, पर वो तो उसे कहीं मिलती ही नहीं। लेकिन हाँ, उसके जूते उसे एक चट्टान पर जरूर मिलते हैं। वो उस चट्टान पर बैठकर जोर जोर से उसे पुकारता है, लेकिन सच्चाई यही है कि वो अब कभी वापस लौट कर नहीं आने वाली। एग्रिन जिस दर्द से गुजर रही थी वो सिर्फ उसे ही पता था, इसीलिए उसके सामने मौत भी आसान लग रही थी। जिस दर्द में उसकी जिंदगी की कहानी शुरू हुई, उसी दर्द को सहकर आज वो खुद खत्म हो गई। यहाँ फराज का तो सब कुछ खत्म हो गया, उसके पास तो जीने की कोई वजह ही नहीं बची। उन जूतों को अपने मुंह में दबाए वो वहां से चला जाता है। उसके बाद एक एक करके वहां पर अमेरिकन आ जाते हैं और पूरी जगह को खत्म कर डालते हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी में शुरू से लेकर अंत तक जितने भी आंसू गिरे, जितने भी हमने मिसाइल की कारतूस को देखा, जितने भी बच्चों को देखा, सब कुछ सच था। ये सारे बच्चे वही रेफ्यूजी कैंप में रहने वाले हैं जिनके साथ ये कहानी बनाई गई और उनके दर्द को पूरी दुनिया के सामने रखा गया, जिसको देखकर सभी की आंखें नम हो गई कि जंग ने सिर्फ 2 ही चीज दी है, गरीबों को दर्द और तकलीफ और अमीरों को पैसा और जमीन। आपको ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।